Hey guys, welcome back to my channel. So this is part 7th of chapter 12 sound for NTC students. हमने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो जिसने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो उन्हें देख ले। जो फर्स्ट पार्ट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद हमने बाकी सब कुछ डीपली डिस्कस किया हुआ है। तो हम थे मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स। कहती है मेथड्स देख लेते हैं कि ऑडिटोरियम्स में या बिग हॉल्स में हम रिवर्बरेशन को कैसे कम कर सकते हैं। पैनल्स मेड ऑफ फेल्ट और कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड आर पुट ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स टू एब्जॉर्ब साउंड। कहते हैं कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड्स आते हैं या फिर पैनल्स आते हैं फेल्ट के बने हुए। अगर हम उन्हें वॉल्स यानी दीवारों या छत पर लगा दें तो क्या होगा, जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो रिवर्बरेशन भी नहीं होगा। हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स एंड विंडोज़। भारी भारी पर्दे लगा दिए जाएं अगर डोर्स के आगे, विंडोज़ के आगे, तो भी रिवर्बरेशन कम हो जाएगा। कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर। फर्श पर कारपेट्स रख दें ताकि जो आवाज़ है वो रिफ्लेक्ट ना हो। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। जिन मेटल्स के पास साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उनसे सीट्स बनाना स्टार्ट कर दें तो साउंड एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो रिवर्बरेशन भी नहीं होगा, है ना। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। Echo is produced in a big empty hall. There is no multiple reflections of sound. Sound is not persistent. कहते हैं जो एको होता है ना, ये डिफरेंस बताया हुआ है एको और रिवर्बरेशन में। तो कहते हैं जो एको है वो एक बड़े खाली हॉल में होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं होता साउंड का। If reverberation is too long, sound becomes blurred, distorted and confusing due to overlapping of different sounds. बल्कि उसकी उल्टी अगर हम रिवर्बरेशन देखें तो अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आएगी वो इतना ज़्यादा मल्टीपली रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा। आप ये सोच के देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप ना सब्जी मंडी में बैठे हो, सब अपना अलग अलग बोल रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा। तो वो साउंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी एंड डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये कहीं काम आता है हमारे, ये देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। So, megaphone, loudspeakers, bulb horns and trumpets, shehnai, etc. are designed to send sound in a particular direction without spreading all around. अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं ना म्यूज़िक के लिए, ये बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते। इन पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा के बनाया जाता है। अब ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें, मेगाफोन, लाउड स्पीकर्स, बल्ब हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, शहनाई, तो इनको एक इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, हर जगह ना फैले। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव फनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव्स repeatedly towards audience. In this, amplitude of sound waves adds up to increase loudness of sound. इसका मीनिंग क्या हो गया, कहते ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक फनल ट्यूब होती है जो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, बार बार रिफ्लेक्ट करती है ऑडियंस की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होता है, बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद हम स्टेथोस्कोप में भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के देख सकते हैं एप्लीकेशंस। इट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, मेनली इन हार्ट्स एंड लंग। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर कानों में लगा कर बैठे होते हैं ना, तो वो इससे हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो वो क्यों, मतलब वही इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। वो हम अच्छे से देख लेते हैं। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन द रबर ट्यूब ऑफ स्टेथोस्कोप। ये जो रबर ट्यूब दिख रही है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो उसकी वजह से वो साउंड जो है उसके ईयर पीसीज तक पहुंच जाती है हमारे हार्ट बीट की। क्लियर।
अब थर्ड एग्जांपल दिया इन्होंने साउंड बोर्ड। इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम साउंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय वॉल्स, सीलिंग, सीट्स एक्सेट्रा। कहते हैं बड़े हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में जो साउंड होती है वो दीवारें, छत या सीट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो एक कर्व्ड बोर्ड लगाया जाता है, साउंड बोर्ड। तो क्या करते हैं, वो कर्व्ड बोर्ड लगा देते हैं जिसे हम साउंड बोर्ड भी कहते हैं। कहाँ लगाते हैं, स्पीकर्स के पीछे, ताकि उनकी जो स्पीच है वो ऑडियंस को अच्छे से सुनाई दे, है ना। द साउंड बोर्ड वर्क्स ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्लियर। तो क्या होता है, इस कर्व से ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। ये देखो यहाँ भी दिया हुआ है, 1 मिनट मैं डायग्राम शो करती हूँ। इस प्रकार से वो आवाज़ जो है वो हमारे तक बार बार अच्छे से पहुँचती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का। द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर मेड कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द होल। क्लियर। अब कहते हैं रेंज ऑफ हियरिंग की बात कर लेते हैं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो जो ह्यूमंस हैं, हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाज़ सुन सकते हैं। जो बच्चे 5 साल की उम्र से छोटे हैं या डॉग्स हैं वही आवाज़ सुन सकते हैं 25 किलो हर्ट्ज तक की। समझ गए। 5 साल से छोटे बच्चे या डॉग्स वही सुन सकते हैं 25 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज क्या होते हैं, अगर हम 25 किलो हर्ट्ज को सिंपल हर्ट्ज में लिखें तो वो बन जाएगा 25,000 हर्ट्ज। ठीक है। तो आगे हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड्स। अब 20 हर्ट्ज से जो कम साउंड्स हैं वो क्या कहलाएंगी, इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा जो साउंड्स हैं वो अल्ट्रासोनिक कहलाएंगी। ये रहा अल्ट्रासोनिक। अब कहते हैं वाइब्रेटिंग सिंपल जो पेंडुलम होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। ये याद रखना मेन पॉइंट्स हैं। जो राइनोसोर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना आवाज़ की वो 5 हर्ट्ज से भी कम होती है। तो ऑब्वियसली हम नहीं सुन सकते क्योंकि हम तो 20 हर्ट्ज से सुनना स्टार्ट करते हैं ना। एलिफेंट्स एंड वेल्स प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। एलिफेंट्स और वेल्स जो हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जो अर्थक्वेक है वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं शॉक वेव से पहले। तो इसी की वजह से कुछ एनिमल्स जो हमने ऊपर बताए हैं लाइक डॉग्स, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, वेल्स, ये पहले इनको पता चल जाता है, ये पहले ही सुन लेते हैं और डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इनको पता चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है और वो एक सही जगह पर चले जाते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 20 किलो हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब यहाँ दिए हुए अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन कौन सुन सकते हैं, डॉग्स, porpoises, dolphins, bats and rats can hear ultrasonic sounds। अब जो ये एनिमल का नेम दिया हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा एनिमल होता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है क्विज के लिए। बैट्स एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट के लिए बचा है वो है एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है ना, एंड सोनार समझना है एंड ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर समझना है। तो बस इतना ही है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में शायद कवर कर लें या 2 पार्ट और हो सकते हैं इस चैप्टर के। आई होप आपको मैंने जितना भी करवाया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने आज देखा रेंज ऑफ हियरिंग, और देखा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और हमने देखा कि रिवर्बरेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में। हमने एको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस समझा, एंड एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको कि पर्पोइजेस कौन से एनिमल होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।